रघुनंदन जी भाई साहब, माननीय श्री प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय श्री हर्ष चौहान जी, मेरे अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर बद्री नारायण जी एवं प्रोफेसर शिवराज जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के यशस्वी कुलपतिगण, मेरे विश्वविद्यालय से 2 लोग दिख रहे हैं, प्रोफेसर एक, अन्य सभी महानुभाव जो आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो समग्रतावादी है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई, विशेष रूप से हमारा ध्यान उस पर है जिसमें एक विशेष प्रावधान है सेपरेट जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स एंड बहुत सारी चर्चाएं इसको लेके हुई। और वस्तुतः जो शिक्षा का उद्देश्य है और इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है ज्ञान और प्रज्ञा तथा सत्य की प्राप्ति करना, संस्कार सुधार और परिष्कार की ओर बढ़ना, स्थान पहचान और सम्मान की प्राप्ति, और इसके लिए आवश्यक रूप से साक्षर शिक्षित और सुविज्ञ होना, ये आधार स्तंभ हैं नई शिक्षा नीति में। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा के स्तर से प्राथमिक स्तर पर साक्षर होने की व्यवस्था है। अंक अक्षर कला शिल्प ज्ञान के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर हमें इसकी व्यवस्था है कि हमें कैसे कर्तव्य बोध, अधिकार बोध, राष्ट्र बोध, विधान बोध हो जाए। और उच्च शिक्षा में सुविज्ञ होने का विधान है, ज्ञानी बनने का, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने का, और विशेष करके स्नातक, परास्नातक और अनुसंधान के माध्यम से। इसी को लेकर के व्यवस्था बनाई गई है कि अभी तक जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सुविधा रहित वर्ग है उसके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं और उन्हें भी शिक्षा की मूल धारा में, विकास की मूल धारा में लाया जाए। हम आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसा समूह है हमारे समाज का जिसे अभी शिक्षा का लाभ पर्याप्त नहीं मिला, अथवा विकास की जो धारा है ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त नहीं पहुंची। कई रूप, कई नाम उनको दिए गए हैं, लेकिन मूल रूप से जो अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग जन, बहुत सारे क्षेत्रों में अल्पसंख्यक की अलग अलग व्यवस्था है। जो लोग संख्या के हिसाब से कम है वो भी वहाँ उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक ही हैं। विस्थापित भी हैं जो वंचित समूह में आते हैं, अपना स्थान छोड़कर व्यवस्था में या आवश्यकता में कहीं अन्यत्र चले जाते हैं और उनके लिए भी कोई खास संबल नहीं होता है। तो इसलिए जो सुविधा रहित वर्ग है ये बहुत बड़ा वर्ग है और इसमें हम देखते हैं कि कैसे गांव में, कस्बा में, नगर में, शहर में, महानगर में सर्वत्र इनकी व्याप्ति है। आप रेलवे स्टेशन पर भी देख सकते हैं, उसके किनारे भी देख सकते हैं, फुटपाथ पर या रेल जो सड़कों के डिवाइडर हैं उन पर भी जीवन यापन करते हुए देख सकते हैं। पहली बार शिक्षा को सर्वसमावेशी शिक्षा बनाया गया, इसकी पहुंच सबके पास तक हो जाए। जो खेत में काम करता हुआ कामगार है वहां भी पहुंचे। प्रोफेसर बद्री नारायण जी उल्लेख कर रहे, जो वंचित वर्ग है, जो हाशिए पर लोग हैं, उन्हें भी इस बार शिक्षा प्रणाली में लाने की सम्यक व्यवस्था की गई। आवश्यक है कि इसके लिए विधान किया जाए। आरंभ में ही कई प्रकार के भाव, जिसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, और उच्चता की भावना या उच्च ना बन पाने की जो भावना होती है, प्राथमिक शिक्षा से उत्पन्न होती है। कारण कि कई प्रकार के विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है। यह विधान करना चाहिए कि एक क्षेत्र में सभी लोगों के लिए एक जैसा विद्यालय, जहाँ सभी लोग प्रवेश लें, चाहे किसी भी पद पर हो आदमी, उसका बालक उसी विद्यालय में पढ़े जहाँ वंचित वर्ग का लड़का पढ़ता, अथवा वंचित समूह का लड़का उसी विद्यालय में पढ़े जहाँ अधिकार संपन्न, सुविधा संपन्न व्यक्ति का लड़का पढ़ता। इससे जो असमानता का भाव है वह प्राथमिक स्तर पर ही समाप्त हो जाए और एक आत्म गौरव का बोध होगा जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से आत्म गौरव का बोध
यही बोध फिर विद्यार्थी में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करेगा विद्यार्थियों में कि हाँ, हमारे लिए भी पढ़ने की व्यवस्था है, संसाधन है और इसके लिए संबल है। एक स्थिति यह भी है कि पूरे राष्ट्र में एकीकरण, सामाजिक समरसता और सामाजिक समन्वय का भाव उत्पन्न होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के भ्रमण का तो विधान है, वो भारत को समझें, केवल नक्शे में ही नहीं देखें, यथार्थ में देखें। लेकिन शिक्षा में सभी को समाहित करने के लिए, सभी को शिक्षा का मूल्य समझाने के लिए, जीवन का आदर्श समझाने के लिए जरूरी है कि शिक्षक दुभाषिया हो, कम से कम 2 भाषाओं का बोध हो, और वह भी पूरब से पश्चिम जाए, पश्चिम से पूरब आए, उत्तर से दक्षिण जाए, दक्षिण से उत्तर जाए, दक्षिण का पूरब आए। इस तरह पूरे देश में शिक्षक भी वहां के विद्यालयों में जाएं, एक अल्प अवधि के लिए ही सही, 1 सप्ताह के लिए सही, 1 महीने के लिए सही, और इसके माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता का भाव भी आएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी को, क्योंकि भेद प्राथमिक स्तर पर मिटाना है, कौन किस वर्ग का है, माध्यमिक स्तर पर मिटाना है यह भेद, इसीलिए नवोदय विद्यालय, जवाहर विद्यालय का विस्तार होना चाहिए। यह क्षेत्र बनाया जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें एक जैसे विद्यालयों का संजाल बिछा देना चाहिए जहां सबको पढ़ने का अवसर मिले। अभी तक हमारी जो चिंताएं हैं कि वंचित वर्ग शिक्षा के माध्यम से विकास नहीं कर पाया, उसका मूल कारण यही है कि ऐसे क्षेत्रों में संपर्क के माध्यम नहीं बने, सड़कें पर्याप्त नहीं बनी, शिक्षालय संस्थान नहीं खुले। अब जब शिक्षालय संस्थान खुलेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा, इस वर्ग के लोग पढ़ने आएंगे। आर्थिक मजबूरियां भी होती हैं जो पढ़ाई में जाने से रोकती हैं। लगता है कि ऐसे परिवारों में कई बच्चे हुए तो कई हाथ हो गए काम करने के लिए, यह भाव भी तिरोहित करना पड़ेगा। कई बच्चे हुए तो राष्ट्र का योगदान करेंगे शिक्षा के माध्यम से, साक्षर होके, शिक्षित होके और गुणी होकर के राष्ट्र का कल्याण विद्यार्थियों को करना है। यह भाव हटाना है कि सामाजिक वर्गीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण है। हम सभी भारतीय हैं, एक धरातल पर अवस्थित हैं, इसलिए हर क्षेत्र में जो स्पेशल एजुकेशन जोन बन रहे हैं, विद्यालयों की व्यवस्था है, वहां विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर छात्राओं के लिए छात्रावास बनने चाहिए। सभी छात्राओं के लिए छात्रावास बने, सुरक्षा की सुविधा दी जाए। फिर भी अगर कुछ बच्चे दूर रह जाते हैं जो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें साइकिल दिया जाए, उनके पास भी कंप्यूटर हो, उनके पास भी स्मार्टफोन हो, ताकि आधुनिक तकनीकी से जुड़ सकें, टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समावेश हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते ही रहते हैं, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। इसके लिए छात्राओं को अधिक से अधिक विद्यालय में लाए। विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का विधान है, लेकिन आवश्यक है कि समग्रवादी शिक्षा है, इसलिए विद्यार्थियों के संरक्षकों को भी प्रोत्साहित किया जाए। एक योजना देश भर में चली, मिड डे मील। अब हम संरक्षकों को भी बताएं कि आप विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को केवल हाथ न समझें, वह राष्ट्र की निधि है। उनके माध्यम से जितना आप तक पहुंच सकता है, उसकी भरपाई सरकार की तरफ से की जाए। इसमें निजी संस्थान भी आगे आए, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वह भी आगे आए। एक चिंता होती है जो गृहिणी है उसको भी लेकर, वह भी वंचित वर्ग में आती है। हम सबके लिए बात करते हैं, तमाम सामूहिकरण कर देते हैं, लेकिन जो गृहिणी महिलाएं हैं, घर में रहकर ढेर सारा काम करती हैं, उनके ऊपर भी विचार होना चाहिए कि उनकी शिक्षा का क्या अर्थ निकाला जाए, उन्हें किस प्रकार से उच्च शिक्षा में लाया जाए, घर में काम करते हुए भी वो कैसे पढ़ सके। अब इसका भी विधान करना है। थर्ड जेंडर को भी महत्व देना है। ऐसे लोग हैं इस समाज में, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषा संरक्षित करना है, उन्हें भी सपोर्ट करना है। और इस तरह से हम शिक्षा का स्वरूप सबके पास तक पहुंचा सकेंगे, जिसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। श्रम हेतु पलायन होता है बहुत ज्यादा, आजीविका हेतु बहुत ज्यादा पलायन होता है। इसीलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है 3 शब्द, लोकल, वोकल और ग्लोबल, इसको भी अब शिक्षा में हमें जोड़ है कि स्थानीय स्तर पर क्या संसाधन है, उसके पास क्या तकनीक है, उस तकनीक को विकसित करें, उसे अपस्किल करें, रीस्किल करें, और इससे स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और जो स्थानीय उत्पाद हैं, इसके लिए मुखर होकर वैश्विक बनाया जाएगा। फिर इसका एक ग्लोबल नेटवर्क बनेगा। औद्योगिक आस्थान केवल बड़े महानगरों में ही नहीं बनेंगे,
ऐसे वंचित क्षेत्र में भी आए। जब वंचित क्षेत्र में शिक्षण संस्थान और औद्योगिक आस्थान खुलते हैं तो वंचित शब्द स्वतः ही दूर चला जाता है। उनके पास भी सुविधा होती है। शिक्षित होकर के वो प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, राजनीति में नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में आते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में, तकनीकी, चिकित्सा के क्षेत्रों में जाते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है अवसर प्रदान करने। जहां तक उच्च शिक्षा का क्षेत्र है, हमारे विश्वविद्यालय में इसमें बहुत सारे काम किए गए हैं। स्नातक से लेकर के बड़ा स्नातक और शोध के संदर्भ में पाठ्यक्रम के जो भी विषय निर्धारित किए गए हैं, उसमें जो आदिवासी संस्कृति है, कला कौशल है, उसको स्थान दिया गया है। जो उनकी भाषा है, उनके संरक्षित करने के लिए, उनकी बोलियों को संरक्षित करने के लिए काम किया गया है और उसी से केंद्रित अध्ययन और अनुसंधान भी होते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, जिसे हम ट्रेडिशनल विजडम कहते हैं, परंपरागत ज्ञान उनके पास है। मैं बहुत सारी जनजाति के समूह के लोग हैं जिनके पास अक्षय निधि है ज्ञान का। दो उदाहरण केवल आपके सामने। एक जनजाति है वैगा, उसके पास वैद्य की आयुर्वेद का अथाह ज्ञान है, जो वनस्पतियों से बता सकते हैं किस व्याधि के लिए कौन सी वनस्पति उपयोगी है। हमारे शास्त्र में लिखा है कि कोई ऐसी वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। ऐसे एक अगरिया जनजाति है, उसके पास अद्भुत क्षमता है शिल्प की। वह जमीन के ऊपर हाथ फेर कर बता सकते हैं कि किस मिट्टी में लौह अयस्क छिपा हुआ है या धातु छिपा हुआ। इस परंपरागत ज्ञान को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम बनाया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो हाई स्कूल के बाद आगे नहीं आ पाते, इंटर के बाद आगे नहीं आ पाते, उनके लिए भी रेमेडियल कोचिंग की व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अपने को तुलनात्मक रूप से कमजोर समझते हैं, उनके लिए रेमेडियल कोचिंग की व्यवस्था है। काउंसलिंग की व्यवस्था है। हमारे विश्वविद्यालय ने एक प्रयोग कर रखा है। आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हमारे शिक्षक आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ बच्चों से मिलते हैं, विद्यालयों में अपनी बात बताते हैं। यह योजना पूरे देश में चलनी चाहिए कि हमारे शिक्षक परिसर से बाहर भी जाएं, समीपस्थ अंचल में, इंटरमीडिएट स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जाएं, क्योंकि प्राइमरी के शिक्षक के पास भी बहुत अधिक जानकारी हो सकती है जो हमें नया विषय दे सकते हैं। हमारे पास भी कोई ऐसी जानकारी हो सकती है, जैसे BA MA में पढ़ाते हैं हम टीचर्स को, टीचर तैयार करते हैं, तो उसके माध्यम से जो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी, उनको भी हम नया ज्ञान दे सकते हैं, नई विधा बता सकते हैं। यह सारे कार्यक्रम चलने चाहिए वंचित क्षेत्र में। जो गौरव पुरुष हैं हर समूह के, जिन्हें हम वंचित वर्ग कहते हैं, उनके गौरव पुरुष होते हैं, गौरव गाथाएं होती हैं, उन्हें भी पाठ्यक्रम में जोड़ना है। केवल प्राथमिक स्तर पर नहीं, इंटर में ही नहीं, उससे उच्च शिक्षा के स्तर में भी लाना है पाठ्यक्रम में। इस तरह पाठ्यक्रम समायोजन वंचित वर्ग की अपेक्षाओं के अनुरूप, पाठ चर्चा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप, और फिर पाठ्य पुस्तकें उनसे संबंधित जानकारी और रुचियों के अनुरूप। इस 3 पर विधान होने से उनका ज्यादा रुझान भी उनकी होगी, उनका ज्यादा प्रवेश भी शिक्षण संस्थानों में होगा। हमें उन्हें शिक्षित करना है, दीक्षित करना है और समर्थ बनाना है। शिक्षा का उद्देश्य ही होता है आत्मनिर्भर बनाना। और माननीय प्रधानमंत्री जिसके लिए बार बार कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की रचना करना है, ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनना है। यह महाशक्ति तभी बन पाएगा जब वंचित वर्ग के लोग भी इसमें आए। हम सभी दिव्यांग जन के बारे में सम्मान का भाव रखें, लैंगिक संवेदना हमारे अंदर पर्याप्त हो, कार्यस्थल, शिक्षा स्थल पर सब जगह महिलाओं का पर्याप्त सम्मान हो। हम तो मनुस्मृति के देश के हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र दास न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाह क्रिया। इसका हमें निरंतर ध्यान होना चाहिए। हम तो उस देश के हैं जहाँ अष्टावक्र जी महाज्ञानी हुए। तो अगर कोई दिव्यांग है तो उसके पास बहुत विशिष्ट किस्म का ब्रेन है, बुद्धि है, हम उसका प्रयोग करें। तो उसके लिए अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हम उन्हें सुविधाएं देते हैं, व्हील चेयर है, वो पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके पास भी शिक्षा पहुंचे, इसका विधान होना चाहिए। इसलिए सबके लिए शिक्षा और घर में भी शिक्षा का विधान हो, जो इसके बाद भी शिक्षालय नहीं आ सकते, उच्च शिक्षा के संस्थानों में नहीं आ सकते।
अथवा किसी कारण से उनका व्यतिक्रम हुआ है, तो वहां तो हमारे पास विश्वविद्यालय के पास संसाधन है, शिक्षालयों के पास संसाधन है। हमारे शिक्षक जाएं, गांव में 1 सप्ताह का कैंप करें और वहां जो लोग हैं उन्हें बुला करके मोटिवेट करें। प्रोत्साहन भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है शिक्षा में। प्रोत्साहन के माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ज्यादा कौशल है इस वर्ग में जिसे हम सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कहते हैं। बहुत अधिक हुनर है उनके पास, उनके कौशल का लाभ उन्हें मिले और शिक्षा में आधुनिक तकनीक के समावेश से, जिसे आजकल हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, उनके हुनर को हम लाएं और उन्हें बताएं कि आपके पास अद्भुत जानकारी है। उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका विश्वास जगाएं। शिक्षा मनोबल बढ़ाती है, शिक्षा विश्वास जगाती है। यह तभी हो सकेगा जब हम उनके बीच में जाएंगे। उनके पास खेलकूद की भी अद्भुत जानकारी है। बहुत सारे ओलंपिक खेल ऐसे हैं जिसमें इस वंचित समूह के लोग पहुंचते हैं तो चमत्कार होने लगता है, क्योंकि उनके पास शारीरिक क्षमता बहुत है। वो बहुत लंबी दौड़ लगा सकते हैं, देर तक दौड़ सकते हैं, पहाड़ पर दौड़ते हुए चढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा निशाना साध सकते हैं, तीरंदाजी में उनको विशिष्टता प्राप्त है। तो ऐसा भी लेना चाहिए। एक ज्ञान उन्हीं के पास है। संकेत और संदेश की प्रणाली अभी शिक्षा में समाविष्ट नहीं हुई। यह हम वंचित वर्ग से ले सकते हैं, गिरिवासी वनवासी से ले सकते हैं। और ऐसा करें तो जो शिक्षा का सही उद्देश्य है कि हम सत्य की प्राप्ति करें, ज्ञान की प्राप्ति करें, बोध की प्राप्ति करें, यह लक्ष्य पूरा होगा। भारत सबके लिए है, केवल सुविधा संपन्न लोगों के लिए। सुविधा संपन्न इसलिए है कि वो पहले संस्थानों तक पहुंच गए। जिसे सुविधाएं नहीं मिली उसके पास प्रतिभा का अभाव नहीं है, अभाव है तो अवसर और सुविधा का। नई शिक्षा नीति में जो विधान किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जेंडर फंड के लिए, तो इसके माध्यम से निश्चित रूप से चमत्कारी परिवर्तन होगा और हमारे भाई बंधु जो हमारे परिवार के सम्मानित सदस्य हैं, जिन्हें हम विभिन्न समूहों में बांट के रखे हैं, वह निश्चित रूप से देश को बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, उसमें विस्थापित वर्ग बहुत मायने रखता है। चाहे व्यवस्था में विस्थापित हुआ हो या आवश्यकता से विस्थापित हुआ हो कार्य के लिए और आजीविका के लिए, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। कश्मीर से लेकर के औद्योगिक महानगरों में जो जाने वाले लोग हैं, उनकी चिंता भी हमें करना है, क्योंकि हम सभी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। निश्चित रूप से अगर यह किया जाए तो सामाजिक श्रेणी का जो अंतराल है वह कम होगा। गांव, कस्बा, शहर, नगर, महानगर की दूरी कम होगी, अनावश्यक पलायन और विस्थापन नहीं होगा, विकास का लाभ सबको मिल सकेगा। मुझे इन बातों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है, विशेष करके जो वंचित समूह है उनकी भाषा, उनके साहित्य का भी संरक्षण करना है और उसे पाठ्यक्रम में समाहित करना है, जैसा हमारे विश्वविद्यालय में अतिरिक्त भाषा केंद्र है उसके माध्यम से किया जा रहा है। उनके शब्दों का शब्दकोश और उनकी पुस्तकों का भाष्य और अनुवाद करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उनके लोकगीत हैं जो अंकित नहीं है, उन्हें भी अंकित करना है। यह समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। जब उनका उच्च शिक्षा में स्थान सुनिश्चित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनेंगे। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी जी. Thank you for your enlightening address on, and actually Indira Gandhi National Tribal University is a model, is an example, which is I think doing all which is expected and in the national education policy, right from the curriculum, right from research, right from the extension activities which are covered, and with a visionary vice chancellor like Tripathi ji, I think we have got really so many like insights into how to go about dealing with the socially economic disadvantaged sections of the society. And yes, thank you. India can really make progress only when all the disadvantaged groups are encouraged and developed. Thank you, sir, for highlighting in depth
each and every aspect related to SEDG group. Thank you so much, sir. And now